हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 15 15वें चैप्टर संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह चैप्टर देश के 12th क्लास के 12वीं क्लास के विभिन्न राज्यों के बोर्ड्स के पाठ्यक्रम में सिलेबस में शामिल है। हालांकि सीबीएसई के सिलेबस से इसे अब हटा दिया गया है, लेकिन राज्यों के बोर्डों के सिलेबस में यह चैप्टर संचार प्रणाली या संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल है। राज्यों के बोर्ड्स में 12th क्लास के बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड्स में, और इस चैप्टर से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स इस चैप्टर से अलॉटेड है स्टेट बोर्ड्स में। तो इस पार्ट 1 जो 15 चैप्टर है, 15वां चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का संचार व्यवस्था या संचार प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम अंग्रेजी में, इसके पहले पार्ट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और इस पार्ट का टॉपिक्स है संचार व्यवस्था के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो तरंगों के संचरण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स, जिसमें कि हम 3 महत्वपूर्ण विधियाँ रेडियो संचरण की हैं, और 3 विधियों में भू तरंग संचरण, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, व्योम तरंग संचरण, स्काई वेव प्रोपेगेशन एवं आकाश तरंग संचरण या अंतरिक्ष तरंग संचरण, जिसे स्पेस वेव प्रोपेगेशन कहा जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। और रेडियो तरंग संचरण की इन तीनों विधियों को डिफरेंट बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। सामान्यतः 2 अंक के या 3 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। और अंत में इसमें मॉडुलन, जिसमें कि हम मुख्य रूप से आयाम मॉडुलम एवं आवृत्ति मॉडुलन, और इसे भी डिफरेंट बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि स्टेट बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। तो सबसे पहले संचार व्यवस्था एवं संचार व्यवस्था के अवयव। पहले हम संचार व्यवस्था को डिफाइन करते हैं। वह व्यवस्था जिसके द्वारा किसी संकेत या सूचना, वह सूचना विद्युतीय संकेत हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक संकेत हो सकता है, प्रकाश संकेत हो सकता है, उसे प्रेषित्र द्वारा, ट्रांसमीटर द्वारा एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, मतलब रिसीवर इन तक, अभिग्राही के स्थान तक, जहाँ रिसीवर है दूसरे जगह पर, वहाँ तक भेजा जा सके, उसे संचार व्यवस्था कहा जाता है। वह व्यवस्था जिसके द्वारा संकेत कई रूप के हो सकते हैं। विद्युतीय हो सकता है, ध्वनि संकेत को माइक्रोफोन के द्वारा विद्युतीय संकेत में परिवर्तित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संकेत हो सकता है, सिग्नल हो सकता है, प्रकाश संकेत हो सकता है, प्रकाश तंतु कम्युनिकेशन, प्रकाश तंतु के द्वारा प्रकाश का संचरण किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक। तो इस व्यवस्था को हम वह व्यवस्था जिसके द्वारा विभिन्न संकेतों को एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब प्रेषित्र से, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, अभिग्राही तक पहुंचाया जाता है, इसे संचार व्यवस्था कहा जाता है। अब किसी भी संचार प्रणाली में, चाहे वह संचार प्रणाली विद्युतीय हो, इलेक्ट्रिकल हो,
या इलेक्ट्रॉनिक हो या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हो, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हो, तो उसमें उसके कुछ मुख्य अंग होते हैं। तो उस मुख्य अंग को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से तीन आते हैं उसमें। एक ट्रांसमीटर, प्रेषित्र या प्रेषी, दूसरा भाग उसका संचार व्यवस्था का दूसरा भाग, दूसरा अंग चैनल, और तीसरा अंग अभिग्राही रिसीवर। तो ये 3 अंग मुख्य अंग हैं संचार व्यवस्था या संचार प्रणाली के, जिसके ब्लॉक डायग्राम, जिसे हम ब्लॉक डायग्राम के द्वारा उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग संचार व्यवस्था के बारे में जो मैंने कहा उसको डिफाइन कर लेते हैं, उसको लिखें, आप लोग नोट करें। वह व्यवस्था जिसके द्वारा सूचनाओं को, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं या संकेतों को एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब प्रेषित्र से ट्रांसमीटर से रिसीवर इन तक, ट्रांसमीटर इन से रिसीवर इन तक, प्रेषित्र के सिरे से दूसरे जगह जहाँ पर अभिग्राही है, रिसीवर सेट है, वहाँ तक सूचनाओं या संकेत को अंग्रेजी में सिग्नल्स कहा जाता है। प्रकाश भी एक संकेत है, लाइट सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, विद्युतीय संकेतों को एक जगह से, जो कि प्रेषित्र इंद्र पर सिरे पर होगा, एक सिरे प्रेषित्र या प्रेषी, ट्रांसमीटर से ग्राही रिसीवर तक, दूसरे जगह पर रिसीवर, ट्रांसमीटर, प्रेषित्र को ट्रांसमीटर कहा जाता है, से दूसरे जगह मतलब ग्राही तक, रिसीवर तक, दूसरे जगह ग्राही रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। जिस व्यवस्था के द्वारा संकेत को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है उसे संचार व्यवस्था कहा जाता है। ग्राही तक पहुंचाया जाता है उसे संचार व्यवस्था कहा जाता है। पहुंचाया जाता है उसे संचार व्यवस्था कहा जाता है। इसे भी पूछा जा सकता है, संचार व्यवस्था क्या है, संचार प्रणाली के मुख्य अंगों को ब्लॉक आरेख द्वारा दर्शाएं। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्टेट बोर्ड्स में। संचार व्यवस्था, उसे संचार व्यवस्था कहा जाता है। तो इस डिफिनेशन को आप लोग नोट कर लें। वह व्यवस्था जिसके द्वारा सूचनाओं या संकेतों को एक सिरे, एक जगह या एक सिरे प्रेषित्र से दूसरे जगह, एक जगह या एक सिरे प्रेषित्र इंड पर, प्रेषित्र सिरे पर जो ट्रांसमीटर है, तो एक जगह या सिरे से प्रेषित्र से दूसरे जगह ग्राही रिसीवर तक पहुंचाया जाता है, उसे संचार व्यवस्था कहा जाता है। अब संचार प्रणाली या संचार व्यवस्था के अवयव मुख्य रूप से 3 हैं। संचार व्यवस्था के मुख्यतः 3 अवयव हैं, मुख्यतः 3 अवयव 3 एलिमेंट्स हैं, जिसे हम ब्लॉक आरेख से दिखाएंगे, लेकिन पहले उसका नाम, उन तीनों का नाम मैं लिखने जा रहा हूं। पहला जिसका जिक्र मैंने किया, प्रेषित्र, जिसे प्रेषित्र या प्रेषी भी कहा जा सकता है। ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर जो सूचना प्राप्त होगी ट्रांसमीटर को, उसे जैसे कि ट्रांसड्यूसर से माइक्रोफोन, जैसे ट्रांसड्यूसर वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक प्रकार की ऊर्जा को, एक प्रकार के संकेत को दूसरे प्रकार के संकेत में परिवर्तित किया जाता है। जैसे माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेत के रूप में परिवर्तित करता है, और उस विद्युत संकेत को प्रेषित्र को भेजा जाता है, ट्रांसमीटर को भेजा जाता है। अब ट्रांसमीटर उसे मॉड्यूलेट करता है, कैरियर वेव, वाहक तरंगों की सहायता से उसे मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेशन की घटना होती है। उसके बाद उसे एम्पलीफाई किया जाता है, प्रवर्धित किया जाता है, और तब उसे चैनल को दिया जाता है। ट्रांसमीटर में, प्रेषित्र में जो एंटीना लगा होता है उसके द्वारा चैनल को दिया जाता है, जैसे रेडियो स्टेशन में है।
ट्रांसमीटर एंटीना है, तो उससे चैनल को, जैसे आकाश चैनल का काम करेगा, हवा भी चैनल का काम करेगा। टेलीफोन का वायर है, टेलीफोन जो पहले यूज होता था बेसिक टेलीफोन, तो उसका तार भी चैनल का काम करेगा। प्रकाश तंतु भी एक जगह से दूसरे जगह तक विद्युत संकेत को या प्रकाश संकेत को ले जा सकता है, तो भी चैनल का काम करेगा। तो ये चैनल माध्यम हो गया जिसके द्वारा प्रेषित्र से प्राप्त प्रवर्धित संकेत को ग्राही तक, दूसरे जगह ग्राही तक जिस माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाता है उसको चैनल कहा जाता है। उस चैनल में बाहर से नॉइज, शोरगुल भी शामिल हो सकता है उसमें। तो दूसरा अंग है संचार व्यवस्था का, पहला तो प्रेषित्र हो गया, दूसरा चैनल जो कि माध्यम है, चैनल माध्यम, जो कि हवा भी हो सकता है, टेलीफोन का तार हो सकता है, ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है, टेलीफोन का तार हो सकता है, विद्युत संकेत को भेजना है, इलेक्ट्रिक वायर हो सकता है, प्रकाश फाइबर हो सकता है, प्रकाश तंतु। तो ये सब माध्यम का काम करेंगे जिसे चैनल कहा जाता है। और तीसरा अंग इसका संचार व्यवस्था का तीसरा भाग वह ग्राही, जिसे रिसीवर कहा जाएगा, जो कि दूसरे जगह पर होता है, दूरस्थ जगह पर, जहाँ पर कि चैनल के माध्यम से प्रेषित से भेजे गए प्रवर्धित संकेत को, मॉडलित संकेत को पुनः उसी रूप में प्राप्त किया जाता है और उसे यूजर को दिया जाता है फिर से विद्युत संकेत के रूप में डिमॉडुलेट करके। मॉडुलेशन का उल्टा प्रोसेस विमॉडुलन हुआ। तो ग्राही, रिसीवर, तीसरा पार्ट है रिसीवर, RECIVER, रिसीवर, अंग्रेजी में रिसीवर ग्राही को कहा जाएगा। दूसरे स्थान पर रिसीवर होता है। और इसके ब्लॉक आरेख को हम दिखला देते हैं। ब्लॉक आरेख को, संचार व्यवस्था के ब्लॉक आरेख का मतलब है कि उसका जो एक्चुअल जो पार्ट्स है उसको न दिखाई, जो एपरेटस है उसको न दिखलाकर उसे एक ब्लॉक में, मतलब बॉक्स में लिख करके उसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसे ब्लॉक आरेख कहा जाता है। जैसे कि एक बॉक्स है, यहाँ देखा जाए, ये बॉक्स है और इस बॉक्स में निश्चित रूप से इधर से ट्रांसड्यूसर की हेल्प से सूचना प्राप्त होगी। में संकेत, सूचना या संकेत हो गया, सिग्नल, संकेत। और रेडियो का जहाँ तक प्रसारण का सवाल है तो उसमें संकेत जो है विद्युत संकेत होगा माइक्रोफोन द्वारा, ट्रांसड्यूसर से। इधर ट्रांसड्यूसर होगा, इधर ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर माइक्रोफोन हो सकता है जो एक प्रकार की ऊर्जा को, एक प्रकार के संकेत को दूसरे प्रकार के संकेत में परिवर्तित करता है। तो ट्रांसड्यूसर के हेल्प से, जैसे कि माइक्रोफोन है, जैसे रेडियो तरंगों का संचारण का अगर देखा जाए, रेडियो कम्युनिकेशन का सिस्टम का, किसी भी प्रणाली में, कोई भी प्रणाली हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो सिग्नल को, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो, या ऑप्टिकल सिग्नल हो, तो किसी के लिए भी किसी भी संचार प्रणाली के मुख्यतः 3 भाग होंगे। तो अब रेडियो तरंग संचरण की बात है जहाँ तक, तो उसमें रेडियो स्टेशन में या टेलीविज़न केंद्र पर, टीवी केंद्र पर, सेंटर पर, प्रसारण केंद्र पर, तो वहाँ पर माइक के सामने जो उद्घोषक होगा, तो उद्घोषक के द्वारा, अनाउंसर के द्वारा जो आवाज़ उत्पन्न की जाती है, तो माइक्रोफोन उसको विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है और वह विद्युत संकेत ही यहाँ पर ट्रांसमीटर को दिया जाएगा। यहाँ पर प्रेषित्र है, यहाँ देखिए ब्लॉक डायग्राम, एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में प्रेषित्र यहाँ पर दिखा दिया, प्रेषित्र, ट्रांसमीटर, प्रेषित्र या प्रेषी, इसी को ब्लॉक आरेख कहा जाएगा। एक बॉक्स बना करके उसमें उस चीज़ को, उसका जो नाम है उसको अंकित कर दिया गया, उसको ब्लॉक आरेख कहा जाता है। उसमें उस प्रेषित्र में जो एपरेटस यूज हुआ उसको नहीं दर्शाया गया, इसी को ब्लॉक आरेख कहा जाता है। तो ट्रांसड्यूसर से जो प्राप्त संकेत को प्रेषित्र को दिया गया, अब प्रेषित्र उसको मॉड्यूलेट करेगा कैरियर वेव वाहक तरंगों के साथ उस विद्युत संकेत को, जो कि ट्रांसड्यूसर माइक्रोफोन परिवर्तित किया है ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में, तो उस विद्युत संकेत को प्रेषित्र को दिया गया। किसी भी सिग्नल को प्रेषित्र को दिया जाएगा, यहाँ विद्युत संकेत है प्रेषित्र, और प्रेषित्र उसको अब मॉड्यूलेट करेगा, वाहक तरंगों के साथ मिलाकर उससे मॉड्यूलेशन होगा, और उसके बाद उसको एम्पलीफाई करेगा, और तब
प्रेषित्र में जो एंटीना लगा होता है रेडियो स्टेशन में, जहाँ तक रेडियो कम्युनिकेशन का सवाल है, तो उसे उसके द्वारा उसे स्काई में भेजा जाता है, मतलब आकाश में भेजा जाता है, एटमॉस्फेयर में आकाश में भेजा जाता है, मतलब आकाश वहाँ पर हवा चैनल का काम करेगा वहाँ। तो ये प्रेषित्र है। और प्रेषित्र से जो मॉडलित होकर के सिग्नल को और प्रवर्धित होकर उसे चैनल को दिया गया। अब यहाँ चैनल है आपका, यहाँ पर एक बॉक्स बना दें, ये चैनल हो गया। चैनल का मतलब माध्यम, जिसके द्वारा प्रेषित्र से प्राप्त संकेत को, प्रेषित्र से भेजे गए संकेत को जिस माध्यम के द्वारा ग्राही तक पहुंचाया जाए, उस माध्यम को चैनल कहा जाता है। चैनल हवा भी हो सकता है, तार भी हो सकता है, ट्रांसमिशन लाइन, टेलीफोन का तार, इलेक्ट्रिकल वायर, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु, सभी चैनल का काम करेंगे। अब चैनल में इधर से चैनल में बाहर से शोरगुल, यहाँ से नॉइज मिल सकता है, ऐड हो जाएगा। एक और बॉक्स में दिखा दें, शोरगुल, नॉइज, शोरगुल, NOISE, नॉइज का मतलब शोरगुल, इसमें शामिल हो जाएगा, चैनल में मिल जाएगा माध्यम में। और अब इसके बाद ग्राही होगा सबसे आखिरी में, दूसरे एंड पर ग्राही, रिसीवर, जो कि चैनल से होकर के प्रेषित्र से मिलने वाले सूचना को, प्रवर्धित संकेत को प्राप्त करेगा और उसे डीमॉड्यूलेट कर देगा। डीमॉड्यूलेट का मतलब मॉड्यूलेशन का उल्टा। अब फिर से आप ध्वनि संकेत जो है विद्युत संकेत के रूप में ध्वनि संकेत फिर से प्राप्त कर सकते हैं उसको डिटेक्टर के हेल्प से। उसमें डिटेक्टर होता है ग्राही में, और वह डिटेक्ट कर लेता है, ऑडियो सिग्नल को अलग कर दिया और कैरियर सिग्नल को लौटा दिया। तो इस प्रकार ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया कैरियर सिग्नल से, मॉड्यूलेटर सिग्नल से। तो इस प्रकार, और उससे फिर आदमी, यूजर जो सुनने वाला है, इधर यूजर है, उपयोगकर्ता, इधर उपयोगकर्ता है, उपयोगकर्ता, यूजर उस ध्वनि संकेत को फिर से सुनता है, उसको प्राप्त करता है। तो इस प्रकार एक जगह से प्रेषित्र से मॉड्यूलेटेड सिग्नल को, प्रवर्धित संकेत को एक जगह से दूरस्थ स्थान तक, डिस्टेंट प्लेसेस तक भेजने का जो प्रोसेस है ग्राही तक, यहाँ पर इस ब्लॉक में रख लें हम, ग्राही, रिसीवर। तो ये ब्लॉक आरेख हो गया किसका? संचार व्यवस्था का। ये संचार व्यवस्था का चित्र रिप्रेजेंट कर रहा है। चित्र 1 संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख, ब्लॉक आरेख। तो इस ब्लॉक आरेख को एग्जाम में बनाने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशंस में, स्टेट बोर्ड से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये हो गया संचार व्यवस्था के अवयव। अब इसमें संचार व्यवस्था में एक चीज है कि संकेत जो होता है, उस संकेत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। संगीत हो सकता है, या कोई दूसरा संकेत हो सकता है, सिग्नल। तो उसकी आवृत्तियां होती हैं। उसमें प्रत्येक सिग्नल का रेंज, आवृत्ति का एक परिसर होता है जिसको बैंड कहा जाता है। तो प्रत्येक सिग्नल के बैंड में उच्चतम आवृत्ति एवं न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को बैंड चौड़ाई कहा जाता है, बैंड विड्थ। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है बैंड चौड़ाई क्या है। तो बैंड चौड़ाई है किसी संकेत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं। तो उस संकेत में बहुत सी आवृत्तियां हो सकती हैं और उस आवृत्तियों के परिसर को बैंड कहा जाता है। तो किसी खास संकेत के सिग्नल के बैंड में उच्चतम आवृत्ति जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी एवं न्यूनतम आवृत्ति मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दोनों के अंतर को बैंड चौड़ाई कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ ए सिग्नल इज कॉल्ड बैंड विड्थ। बैंड विड्थ कहा जाता है, बैंड चौड़ाई कहा जाता है।
अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों, जिसमें कि मुख्यतः रेडियो तरंग के संचरण की विधियाँ। रेडियो तरंग भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। 3 विधियाँ विद्युत चुम्बकीय तरंगों या रेडियो तरंगों के गमन के लिए, प्रोपेगेशन के लिए प्रयुक्त होती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं। और वे 3 विधियां हैं। नंबर 1, भू तरंग संचरण, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। नंबर 1 लिखें, भू तरंग संचरण, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। जब रेडियो तरंगें रेडियो स्टेशन के प्रेषित एंटीना से भेजे जाने के बाद पृथ्वी की सतह से होकर दूसरे स्थानों तक, दूसरे जगहों तक गमन करती हैं, तो इसे भू तरंग संचरण कहा जाता है। भू तरंग संचरण की सहायता से, भू तरंग संचरण द्वारा 1500 किलोहर्ट्ज, 1500 किलोहर्ट्ज या 1.5 मेगाहर्ट्ज, 1500 किलोहर्ट्ज को 1.5 मेगाहर्ट्ज कहा जा सकता है। तो भू तरंग संचरण विधि द्वारा रेडियो तरंगों या विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जिस आवृत्ति परिसर तक पृथ्वी के सतह से होकर भेजा जा सकता है, वह आवृत्ति परिसर है 1500 किलोहर्ट्ज या 1.5 मेगाहर्ट्ज तक। तो इतनी आवृत्ति की, 1.5 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की, आवृत्ति परिसर की रेडियो तरंगों को ही भू तरंग संचरण द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सकता है। और पृथ्वी के विद्युतीय गुण के कारण भू तरंगें पृथ्वी द्वारा अवशोषित भी होती हैं, जिसके कारण भू तरंगें अवशोषित होने के कारण ये बहुत लंबी दूरी तक रेडियो तरंगों को भेजने में प्रयुक्त नहीं, उपयोग में नहीं लाई जाती। अधिकतम 1500 किलोमीटर दूरी तक इन तरंगों का संचरण, भू तरंगों का संचरण किया जा सकता है। और भू तरंगें चूँकि पृथ्वी के द्वारा अवशोषित होती हैं, इसलिए ग्राही मतलब रेडियो सेट जहाँ तक ये तरंगें पहुँच पाती हैं, तो वहाँ रेडियो सेट से सुनने पर भू तरंग संचरण द्वारा जो तरंगें ग्राही रेडियो सेट तक पहुँचती हैं, तो उसे सुनने के बाद उसकी आवाज़ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, इसलिए कि भू तरंगें पृथ्वी द्वारा अवशोषित होती हैं, पृथ्वी के विद्युतीय गुण के कारण। तो यूजुअली प्रायः रेडियो सेट का मीडियम वेव का प्रसारण जो होता है, वह भू तरंग संचरण विधि द्वारा किया जाता है। तो इसमें लिखें, भू तरंग संचरण हो गया। रेडियो स्टेशन के प्रेषित एंटीना या प्रेषित एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट किए जाने के बाद, भेजे जाने के बाद रेडियो तरंगों का, जिन रेडियो तरंगों का संचरण पृथ्वी की सतह से होकर होता है, उन्हें भू तरंग, उस विधि को, उस रेडियो तरंगों के संचरण की उस विधि को भू तरंग संचरण कहा जाता है। और उन तरंगों को भू तरंगें कहा जाता है। जिन रेडियो तरंगों का संचरण पृथ्वी के
पृष्ठ से होकर, इसलिए पृथ्वी के पृष्ठ द्वारा अवशोषित भी होती हैं रेडियो या भूतरंगें, पृष्ठ से होकर ग्राही तक, रिसीविंग एंटीना तक, ग्राही तक, रिसीवर तक या ग्राही एंटीना तक संचरित होने वाले ग्राही तक होता है। रेडियो स्टेशन के प्रेषी एंटीना से भेजे जाने के बाद जिन रेडियो तरंगों का संचरण पृथ्वी के पृष्ठ से होकर ग्राही रिसीवर तक होता है, उन तरंगों को भूतरंगे कहा जाता है तथा इस विधि को भूतरंग संचरण कहा जाता है। ग्राही तक होता है उन्हें भूतरंगे तथा इस विधि को भूतरंग संचरण विधि कहा जाता है। ग्राउंड वेव्स, उन तरंगों को ग्राउंड वेव्स कहा जाएगा। भूतरंगे एवं इस विधि को संचरण की इस विधि को, भूतरंगों के संचरण की इस विधि को भूतरंग संचरण कहा जाता है। भूतरंग संचरण कहा जाता है। तो मीडियम वेव का जो प्रसारण होता है रेडियो सेट का, वह भूतरंग संचरण मेथड के द्वारा, भूतरंगों द्वारा ही होता है। MW मीडियम वेव, रेडियो सेट के मीडियम वेव का प्रसारण भूतरंगों द्वारा होता है। और अधिकतम आवृत्ति 1500 किलो हर्ज, 1500 किलो हर्ज या 1.5 मेगा हर्ज, ये अधिकतम। और अधिकतम 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर तक भूतरंगे गमन कर सकते हैं, भूतरंगों द्वारा होता है। और आवृत्ति का परिसर हो गया 1500 किलो हर्ज की विद्युत चुंबकीय तरंगों को या रेडियो तरंगों को आवृत्ति परिसर हो गया इसका 1500 किलो हर्ज। अधिकतम आवृत्ति परिसर 1500 किलो हर्ज, 1500 किलो हर्ज या 1.5 मेगा हर्ज। लेकिन डिमेरिट है इन तरंगों का, इसे ठीक से अधिक दूरी पर ठीक से इसे सुना नहीं जा सकता है, क्योंकि भूतरंगें पृथ्वी द्वारा अवशोषित भी होती है। 1.5 मेगा हर्ज तक इसका आवृत्ति परिसर है। और इसके बाद जो तरंगें यूज होती हैं वह 1.5 मेगा हर्ज से ऊपर का, माने 2 मेगा हर्ज से 30 मेगा हर्ज तक जिस विधि से, तो उसे कहा जाता है व्योम तरंग संचरण, स्काई वेव प्रोपेगेशन। नंबर 2 प्रोपेगेशन है विधि विद्युत चुंबकीय तरंगों का या रेडियो तरंगों के संचरण की विधि व्योम तरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण विधि। व्योम तरंग संचरण, स्काई वेव्स प्रोपेगेशन, स्काई वेव्स प्रोपेगेशन। रेडियो तरंगों या विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की इस विधि में रेडियो स्टेशन के प्रेषी एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना से भेजे जाने के बाद रेडियो तरंगें, उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें जिनका रेंज होगा आवृत्ति परिसर 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, तो ये सीधे आयनोस्फेयर तक पहुंचती हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना से भेजे जाने के बाद आयन मंडल तक, और आयन मंडल से परावर्तित होकर फिर पृथ्वी तक वापस लौटती हैं, पृथ्वी पर रेडियो रिसीवर सेट में। तो इस प्रकार इन तरंगों को व्योम तरंगे कहा जाता है, जो रेडियो स्टेशन के ट्रांसमिटिंग एंटीना, प्रेषी एंटीना से भेजे जाने के बाद आयन मंडल तक भेजी जाती हैं और वहाँ से परावर्तित होकर पृथ्वी तक लौटती हैं। उन तरंगों को व्योम तरंगे कहा जाता है, स्काई वेव्स। और इस प्रक्रिया द्वारा व्योम तरंगों का संचरण होता है, उसे व्योम तरंग संचरण विधि कहा जाता है। तो व्योम तरंग संचरण में
प्रेसी एंटीना से रेडियो तरंगें आयन मंडल, आयनोस्फेयर, आयन मंडल तक भेजी जाती हैं और वहाँ से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस रिसीवर तक पहुँचती हैं, ग्राही तक आयन मंडल तक भेजी जाती हैं तथा आयन मंडल से परावर्तित होकर पुनः वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो इस मेथड को इसे व्योम तरंगें कहा जाता है और इस संचरण की इस संचरण की विधि को व्योम तरंग संचरण, स्काई वेव प्रोपेगेशन कहा जाता है। पुनः वापस पृथ्वी परावर्तित होकर पुनः वापस पृथ्वी पर लौटती हैं तथा ग्राही तक पहुंचती हैं, ग्राही तक, रिसीवर तक पहुंचती हैं। उन तरंगों को व्योम तरंगें कहा जाता है और संचरण के व्योम तरंगों के इस संचरण की विधि को व्योम तरंग संचरण कहा जाता है। ग्राही तक पहुंचती हैं, उन्हें व्योम तरंगें कहा जाता है तथा व्योम तरंगों के संचरण की इस विधि को व्योम तरंग संचरण कहा जाता है तथा इसे व्योम तरंग संचरण कहा जाता है। व्योम तरंगों के संचरण की इस विधि को आयन मंडल तक जाकर के ट्रांसमीटर से पुनः वापस पृथ्वी तक लौट आती हैं। व्योम तरंग संचरण, स्काई वेव प्रोपेगेशन कहा जाता है। व्योम तरंग संचरण कहा जाता है और व्योम तरंग संचरण द्वारा इसका रेंज आवृत्ति का, जिन रेडियो तरंगों का संचरण होगा उसका रेंज 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 1.5 मेगाहर्ट्ज तक, तो 1.5 मेगाहर्ट्ज तक तो भू तरंग सही हो जाएगा। उसके ऊपर उससे उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण व्योम तरंग संचरण मेथड द्वारा होता है, विधि द्वारा होता है, व्योम तरंगों के हेल्प से। और ये अधिकतम इसका रेंज है, आवृत्ति परिसर व्योम तरंग संचरण विधि का। व्योम तरंग संचरण विधि में व्योम तरंगों का संचरण जिन आवृत्तियों की रेडियो तरंगों का होता है उसका आवृत्ति परिसर 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज है। क्योंकि 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो रेडियो तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, वे आयन मंडल को पार कर जाती हैं। इसलिए 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की रेडियो तरंगों का संचरण इस विधि द्वारा, व्योम तरंग संचरण विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इसका रेंज अधिकतम हो गया 2 मेगाहर्ट्ज टू, आवृत्ति परिसर हो गया व्योम तरंग संचरण का, आवृत्ति परिसर हो गया, आवृत्ति परिसर व्योम तरंग संचरण का। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि व्योम तरंग संचरण का आवृत्ति परिसर क्या है, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो फ्रीक्वेंसी रेंज हो गया इसका, आवृत्ति परिसर 2 मेगाहर्ट्ज टू से 30 मेगाहर्ट्ज तक। चूँकि 30 मेगाहर्ट्ज से के ऊपर की आवृत्ति का, उच्च आवृत्ति का, या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, उससे भी ज़्यादा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों को अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को एब्रेविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट में VHF। तो 30 मेगाहर्ट्ज से उच्च आवृत्ति की तरंगों को, तरंगें चूंकि आयनोस्फेयर से पार कर जाती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, इसलिए अधिकतम व्योम तरंग संचरण विधि में रेडियो तरंगों का संचरण, अधिकतम आवृत्ति जो रेडियो तरंगों की होगी वह 30 मेगाहर्ट्ज ही हो सकती है, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर फिर अंतरिक्ष तरंग संचरण मेथड या आकाश तरंग संचरण, स्पेस वेव प्रोपेगेशन का उपयोग उसमें किया जाएगा या किया जाता है। तो यह आवृत्ति परिसर हो गया 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज तक।
और रेडियो स्टेशन में शॉर्ट वेव का जो प्रसारण होता है, टेलीकास्ट होता है रेडियो स्टेशन का, रेडियो सेट का शॉर्ट वेव का जो टेलीकास्ट होता है वह इस विधि द्वारा, व्योम तरंग संचरण विधि द्वारा, स्काई वेव प्रोपेगेशन द्वारा होता है। शॉर्ट वेव का, रेडियो सेट का शॉर्ट वेव SW का टेलीकास्ट प्रसारण ये व्योम तरंग संचरण विधि द्वारा ही होता है, व्योम तरंगों द्वारा ही होता है, मतलब स्काई वेव्स द्वारा ही होता है, व्योम तरंगों स्काई वेव्स द्वारा होता है। अब तीसरी और आखिरी विधि, मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, और इसके अलावा भी एक विधि है उपग्रह संचार प्रणाली, जिसकी सहायता से हम पृथ्वी के किसी भी भाग में रेडियो तरंगों का प्रसारण किया जा सकता है, कर सकते हैं उससे। लेकिन यहाँ पर 3 विधियाँ जो हम उपयोग कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से उसमें अंतिम विधि, थर्ड जो मेथड है वह अंतरिक्ष तरंग संचरण या आकाश तरंग संचरण, अंतरिक्ष तरंग संचरण या आकाश तरंग संचरण, स्पेस वेव प्रोपेगेशन, आकाश तरंग संचरण, स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव तो व्योम तरंग संचरण कर लिया गया, स्पेस वेव प्रोपेगेशन। और इसमें उच्च आवृत्ति की, अति उच्च आवृत्ति की या उससे भी ज़्यादा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा, अति उच्च आवृत्ति से भी अधिक आवृत्ति की तरंगों को, जिसको वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF कहेंगे, उसका प्रसारण अंतरिक्ष तरंग द्वारा होता है, अंतरिक्ष तरंग या आकाश तरंग संचरण द्वारा होता है। तो 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर का, तो इसका जो रेंज है आवृत्ति परिसर अंतरिक्ष तरंग मेथड के द्वारा, आवृत्ति तरंग परिसर तरंग संचरण द्वारा रेडियो तरंगों का जो प्रसारण होगा वह 30 मेगाहर्ट्ज से उच्च आवृत्तियों की से उच्च आवृत्तियों की रेडियो तरंगों या विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण इस विधि द्वारा, अंतरिक्ष तरंग संचरण विधि द्वारा या आकाश तरंग संचरण विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अति उच्च आवृत्ति या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा, वो सभी भी शामिल हैं इसमें। टेलीविज़न जो सिग्नल्स है उसकी आवृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है, 100 मेगाहर्ट्ज टू 200 मेगाहर्ट्ज। तो टेलीविज़न प्रसारण में भी इसी का यूज होता है, अंतरिक्ष तरंग संचरण या आकाश तरंग संचरण का ही यूज होता है। तो आवृत्ति संचरण 30 मेगाहर्ट्ज से उच्च आवृत्तियों की रेडियो तरंगों का प्रसारण में यूज होगा इसका, तरंगों की 30 मेगाहर्ट्ज से उच्च आवृत्तियों की रेडियो तरंगें का संचरण इसके द्वारा होता है। इसके अलावा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इससे भी ज़्यादा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा उसका होगा। और टेलीविज़न का भी जो प्रसारण होगा, टीवी प्रसारण, वैसी जिसमें टीवी सिग्नल्स की आवृत्ति 100 मेगाहर्ट्ज टू 200 मेगाहर्ट्ज तक होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो उसका भी प्रसारण इसी से किया जाएगा, आवृत्ति ये आकाश तरंग संचरण द्वारा, आकाश तरंग संचरण, ये आवृत्ति परिसर है। अब ये अंतरिक्ष तरंग संचरण या आकाश तरंग संचरण का आवृत्ति परिसर है, यह आवृत्ति परिसर है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर, क्योंकि 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की जो रेडियो तरंगें होती है वह आयन मंडल से परावर्तित नहीं होकर आयन मंडल को पार कर जाती है, इसीलिए उसका प्रसारण अंतरिक्ष तरंग संचरण या आकाश तरंग संचरण द्वारा होता है सीधे। और कैसे होता है? सीधे प्रेसी एंटीना से दूसरे जगह ग्राही एंटीना तक, पृथ्वी से लगभग आकाश तरंगें
पृथ्वी से यांत्रिक तरंगें पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर, पहले 15 किलोमीटर ऊंचाई तक गमन कर सकती हैं। तो आकाश तरंगें उसे कहा जाता है जो पृथ्वी से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक गमन कर सकती हैं। ट्रोपोस्फेयर, पृथ्वी का जो क्षोभ मंडल है ट्रोपोस्फेयर, उससे होकर के। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टीवी सिग्नल्स का भी प्रसारण होता है, टेलीविज़न संकेतों का, टीवी सिग्नल्स, टेलीविज़न संकेतों का प्रसारण भी इसी से होता है। 100 मेगाहर्ट्ज़ तो टीवी संकेत, टेलीविज़न संकेत, टीवी संकेतों का भी प्रसारण इसी से होता है, इसी मेथड से, अंतरिक्ष तरंग संचरण या आकाश तरंग संचरण। और इसमें इसको लाइन ऑफ साइट भी कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट ये इसका जो प्रसारण होगा डायरेक्ट ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना, अर्थ के ट्रांसमिटिंग एंटीना से सीधे, अर्थ के ट्रांसमिटिंग एंटीना से सीधे, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, एरियल है ट्रांसमिटिंग एंटीना, और ये रिसीविंग एंटीना है, एरियल रिसीविंग। और यहाँ से डायरेक्ट, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सतह पृष्ठ पर, और यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से सीधे डायरेक्ट, इसीलिए इसको लाइन ऑफ साइट भी कहा जाता है। इसे लाइन ऑफ साइट LOS टेलीकास्ट भी कहा जाता है। सीधे ट्रांसमिटिंग एरियल है, और इससे ये हाइट है ट्रांसमिटिंग एरियल का HT, और ये हाइट है रिसीविंग एरियल का, ये हाइट है रिसीविंग एरियल है, ये 4, और दोनों के बीच का जो टोटल मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट, इसको जो डिस्टेंस होता है, अधिकतम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, वह D हो गया, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, वह D जो है, ये यहाँ तक ये HT है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग, और हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एरियल, और यहाँ से यहाँ बीच तक जो डिस्टेंस होगा ये DT होगा, ये डिस्टेंस होगा लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस फॉर ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये DT हो गया, DT डिस्टेंस फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर ट्रांसमिटिंग एंटीना, एंड लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस फॉर फिर रिसीविंग एंटीना के लिए यहाँ से यहाँ तक बीच से, तो ये हो जाएगा DR, ये लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस बाई या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर रिसीविंग एंटीना। तो टोटल मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस जो होगा दोनों के बीच में, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, प्रेसी एंटीना है, और ये ग्राही एंटीना है, ये ग्राही एंटीना है, ग्राही एंटीना, और ये प्रेसी एंटीना, ये प्रेसी एंटीना। तो जो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस होगा कैपिटल D या स्मॉल d, वह होगा दोनों DT प्लस DR। तो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस जो होगा MOS, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस MOS, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट MOS कहा जाता है। MOS जो दूरी होगी, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस MOS दूरी होगा किसके बीच में, प्रेसी एंटीना से डायरेक्ट रेडियो तरंगें रिसीविंग एंटीना तक, पृथ्वी के दूसरे जगह तक पहुंचाई जाती हैं, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल से होकर के, पृथ्वी से 15 किलोमीटर ऊंचाई से होकर के रेडियो तरंगें जो गमन करती हैं, उन रेडियो तरंगों को हम आकाश तरंग संचरण या अंतरिक्ष तरंग संचरण कहते हैं। और ये जो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, वो DT प्लस DR, MOS दूरी होगा, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस MOS दूरी, D इजकल टू DT। ये DT जो है लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस फॉर ट्रांसमिटिंग एरियल, प्रेसी एंटीना के लिए DT हो गया, और रिसीविंग एंटीना के लिए DR हो गया। तो टोटल लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस दोनों के बीच में प्रेसी एंटीना से ग्राही एंटीना तक रेडियो तरंगों की द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, टोटल लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, वह D होगा, D इजकल टू DT प्लस DR, ये रिसीविंग एंटीना के लिए। और DT जो फार्मूला है, रेडियो हॉर्जिन का फार्मूला है, कोई अगर एंटीना, अगर अर्थ पर कोई एंटीना है, अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना, एक ही एंटीना अगर है, तो उस सिचुएशन में कितना डिस्टेंस हुआ उस एंटीना के दोनों साइड, अर्थ का कितना डिस्टेंस दोनों साइड वह कवर कर सकता है, उसके द्वारा कितना कवर हो सकता है, उसको रेडियो हॉर्जिन कहा जाता है। उसे रेडियो हॉर्जिन, रेडियो क्षितिज, तो उसे रेडियो हॉर्जिन कहेंगे। तो वह जो फार्मूला उसके लिए हम ऑब्टेन किया जा सकता है वह है D इजकल टू रेडियो हॉर्जिन के लिए 2HR, √2HR। और इस पर प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट प्रॉब्लम्स भी 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है इसमें, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ये देखिए अर्थ है, रेडियस है अर्थ का ये R, और मान लिया कि यहाँ पर ट्रांसमिटिंग एरियल है, यहाँ पर ट्रांसमिटिंग
एंटीना है, प्रेसी एंटीना। इसका हाई टच है, केवल एक ही एंटीना है, हाई टच है, एरियल है यहाँ। और यहाँ से जो रेडियो तरंगें भेजी जाएंगी एटमॉस्फेयर में, तो वो कितने डिस्टेंस पर पहुँच सकती हैं? ये अर्थ के इस साइड में ये डिस्टेंस ये हो गया, ये डिस्टेंस डी हो गया, और फिर इधर भी डी डिस्टेंस, इसी को रेडियो हॉरिजन कहा जाएगा। मतलब जो एंटीना है, प्रेसी एंटीना, उसके द्वारा जितनी दूरी दोनों साइड में, प्रेसी एंटीना के दोनों साइड में अर्थ के जितने भाग पर की जाएगी, जितनी दूरी तक, तो उससे ये दूरी डी हो गया, उसी को रेडियो हॉरिजन कहा जाता है, रेडियो क्षितिज। ये प्रेसी एंटीना है, एक एंटीना केवल यहाँ दिखाया गया है, प्रेसी एंटीना। और इसका जो वैल्यू है इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसे मिला दें, हम ज्वाइन कर दें। ये भी आर ही होगा, रेडियस, ये सेंटर है अर्थ का, ये भी आर होगा। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ आर प्लस एच स्क्वायर जो होगा, ये आर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इससे हम एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं डी के लिए, रेडियो हॉरिजन के लिए। रेडियो हॉरिजन का मतलब है कि प्रेसी एंटीना के दोनों ओर अर्थ के, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड जितना डिस्टेंस तक रेडियो तरंगें गमन कर सकती हैं यहाँ प्रेसी एंटीना के से भेजे जाने के बाद, तो रेडियो हॉरिजन डी। तो इसके लिए फार्मूला जो होगा डी इक्वल टू ऑब्टेन हम कर सकते हैं इस एंगल में, यहाँ पर इस एंगल में आर ओ, यहाँ पर मान लिया कि ए है और यहाँ पर पी है, यहाँ ए या बी मान लेते हैं, यहाँ ए बी हाइट हो गया एंटीना का, इधर सी हो गया, इधर डी हो गया। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, ओ बी ये हाइट है, ए बी हाइट हो गया एरियल का, एंटीना का, प्रेसी एंटीना का। तो ओ बी स्क्वायर, अब सेंटर से ये डिस्टेंस देखेंगे इसका, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो इसके हेल्प से हम ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, और यहाँ ओ बी स्क्वायर, ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, दैट इज आर प्लस एच। यहाँ आर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ओ डी इक्वल टू आर, और डी बी जो डिस्टेंस होगा, डी बी, ये डी बी डिस्टेंस या नियरली ए डी के इक्वल हो जाएगा रेडियो हॉरिजन के लिए। तो डी बी के लिए, बी डी के लिए हम ए के जगह पर ए डी लिख सकते हैं, बी डी के जगह ए डी। तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर हमको मालूम हो जाएगा, ये आर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू लिखा जा सकता है आर स्क्वायर प्लस, इसे लिखा जा सकता है आर प्लस एच स्क्वायर को आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रेडियो हॉरिजन के लिए हमको फार्मूला मालूम हो जाएगा, कितनी दूरी ट्रांसमिटिंग एंड प्रेसी एंटीना से रेडियो तरंगें अर्थ के दोनों ओर, अर्थ के दोनों ओर का मतलब है कि यहाँ से इसके लेफ्ट इस साइड, मैंने ये ट्रांसमिटिंग एरियल के लेफ्ट साइड में और फिर राइट साइड में। तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर आर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आर स्क्वायर प्लस 2HR प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब डी स्क्वायर इक्वल टू 2HR, यहाँ पर डी स्क्वायर इक्वल टू 2HR प्लस एच स्क्वायर, 2HR प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ आर के कंपेरिजन में एच जो है, एच जो ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट है वह रेडियस, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द एंटीना वो काफ़ी स्मॉल है। तो हम एच स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। एच आर, यहाँ पर आर, एच के साथ आर का प्रोडक्ट है, मैंने आर टर्म भी मौजूद है। टू आर एच आर के कंपेरिजन में एच स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो केवल डी स्क्वायर इक्वल टू 2HR। इसलिए रेडियो हॉरिजन, जो रेडियो क्षितिज है, रेडियो हॉरिजन जो दूरी है ट्रांसमिटिंग एंटीना से अर्थ के किसी जगह की, अर्थ के उसके दोनों साइड में, अर्थ के प्रेसी एंटीना के दोनों ओर, अर्थ तक जहाँ, मैंने अर्थ के उन जगहों पर जहाँ रेडियो तरंगें पहुँच सकती हैं, यहाँ से ट्रांसमिटिंग एंटीना से उत्पन्न होकर के निकल करके भेजे जाने के बाद, तो यहाँ सी तक पहुँच सकती हैं और इधर डी तक। तो ये
एडी AC और AD डिस्टेंस को हम रेडियो ऑरिजिन कहेंगे। यहाँ डिस्टेंस AC इजकल टू AD इजकल टू रेडियो ऑरिजिन D है। तो इसलिए रेडियो क्षितिज, रेडियो ऑरिजिन, ये दूरी हो गया ट्रांसमिटिंग एंड पेशी एंटीना से अर्थ के जिस जगह तक रेडियो तरंगें, व्योम तरंगें, ये आकाश तरंगें पहुँचेंगी वह दूरी हो जाएगी, यांत्रिक तरंगें पहुँचेंगी वह दूरी हो जाएगी। रेडियो क्षितिज D इजकल टू √2HR, ये फार्मूला हो गया। यहाँ H है प्रेसी एंटीना की ऊंचाई, प्रेसी एंटीना की ऊंचाई, प्रेसी एंटीना की ऊंचाई। रेडियो क्षितिज, इसको रेडियो हॉरिजन कहेंगे अंग्रेजी में, रेडियो हॉरिजन। H प्रेसी एंटीना की ऊंचाई है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एरियल, एंड R रेडियस ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, और इसका वैल्यू 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, जिसे लिखा जा सकता है कि मीटर में 6400 किलोमीटर हो गया किलोमीटर, और 6.4 × 10⁶ मीटर, इसको लिखा जा सकता है 6.4 × 10⁶ मीटर। तो इस प्रकार हमने डिराइव कर लिया रेडियो ऑरिजिन के लिए फार्मूला, जो इस ट्रायंगल में OBD में हमने यूज किया। OB² इजकल टू ट्रायंगल OBD में यूज किया था। OB² इक्वल्स टू, OB सेंटर से जो प्रेसी एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, उसके जो पीक है टॉप, उसका डिस्टेंस OB² इजकल टू OD² प्लस DB², OD² प्लस DB² और इजकल टू OD² और DB इजकल टू, ये डिस्टेंस DB इजकल टू AD² और AD² तो AD तो ऑरिजिन है, रेडियो ऑरिजिन है, तो ही OB इजकल टू R प्लस H था और OB², उसके बाद नीचे यहाँ हमने D का वैल्यू √2HR, तो R पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इस प्रकार जो ट्रांसमिटिंग यहाँ पर दूसरे फिगर में है, इस फिगर से तो रेडियो ऑरिजिन हमको मिल गया, और यहाँ पर जो है दो टावर हैं, एक प्रेसी एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एरियल, और दूसरा ग्राही एंटीना है। उसके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, उसको जो क्षैतिज दूरी होगी, अधिकतम क्षैतिज दूरी, उसको मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट D, स्मॉल d से यहाँ पर डिनोट किए हैं, DM, M माने मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट, DM मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट, MOS इसको कहा जाएगा, लिखा जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, MOS डिस्टेंस, MOS दूरी, DM इजकल टू DT प्लस DR, DT दूरी है इसके लिए ट्रांसमिटिंग एंटीना से उत्पन्न होने वाले रेडियो तरंग के लिए, और फिर रिसीविंग एंटीना के लिए, जो ग्राही एंटीना है, उसके लिए डिस्टेंस DR हो गया, तो DT प्लस DR, तो DT हो जाएगा यहाँ से। और रेडियो ऑरिजिन के लिए हमारा फार्मूला है √2HT, HT जो ट्रांसमिटिंग एरियल की हाइट है, 2HTR प्लस DR, 2HR हाइट ऑफ द रिसीविंग एरियल, HR है, एंड 2R। तो ये भी एक और फार्मूला हो गया, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस इन द स्पेस वेव प्रोपेगेशन। जो अंतरिक्ष तरंग संचरण है या आकाश तरंग संचरण है, उसमें मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस सीधे ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक, इसमें डायरेक्ट प्रसारण किया जाता है रेडियो तरंगों का, जिससे कि रेडियो तरंगें पृथ्वी द्वारा अवशोषित ना हो, या एवं फिर आयनोस्फेयर को पार नहीं कर सके, क्योंकि अधिक आवृत्ति की तरंगें 30 मेगाहर्ट्ज से वह आयन मंडल को पार कर जाती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए इसमें इस विधि के द्वारा, जो थर्ड मेथड है, उसके द्वारा, थर्ड मेथड का मतलब स्पेस वेव प्रोपेगेशन या अंतरिक्ष तरंग संचरण या आकाश तरंग संचरण द्वारा रेडियो तरंगों का प्रसारण किया जाता है, जिसमें कि दो यूजफुल फार्मूला भी हमने ऑब्टेन किया। एक रेडियो क्षितिज के लिए D इजकल टू √2HR, और इसी के हेल्प से ट्रांसमिटिंग एंटीना, प्रेसी एंटीना और ग्राही एंटीना के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस, वह भी ऑब्टेन किया इसके हेल्प से। और अंत में मॉडुलन, इस वीडियो के अंतिम पार्ट में मैं मॉडुलेशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मॉडुलेशन अंग्रेजी में वह प्रक्रिया है जिसमें
उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों को, ध्वनि तरंगें जिन्हें माइक्रोफोन विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है। तो चूंकि ध्वनि तरंग का स्पीड काफ़ी कम है, 330 मीटर पर सेकेंड हवा में, इसलिए ध्वनि तरंगों को दूर तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए इसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, जिसे ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में बदलकर इसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहा जाता है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर अध्यारोपित कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहा जाता है। तो मॉड्यूलन वह प्रक्रिया है जिसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, ध्वनि संकेत को, जिसको कि माइक्रोफोन विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देगा, तो इसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहा जाता है। तो जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित करके उसे रेडियो स्टेशन के ट्रांसमिटिंग एंटीना से, पेशी एंटीना से एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है या रेडियो तरंगों का प्रसारण किया जाता है, तो इस व्यवस्था को, इस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहा जाता है। मतलब वाहक तरंगों के हेल्प से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को दूर की जगह तक भेजना, टेलीकास्ट करना, प्रसारण करना, इसको मॉड्यूलन कहा जाता है। और मॉड्यूलन की प्रक्रिया में वाहक तरंगों का आयाम, आवृत्ति या कला को या तो कोण के रूप में या समांतराल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो वाहक तरंगों का आयाम, आवृत्ति तथा कला को परिवर्तित किया जा सकता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार या विद्युत संकेत के अनुसार या ध्वनि तरंग के अनुसार। ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है ट्रांसड्यूसर, माइक्रोफोन। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहा जाता है। और मॉड्यूलन 3 प्रकार के होते हैं। मॉड्यूलन के प्रकार, पहला आयाम मॉड्यूलन, जैसा कि डिफिनीशन से ही स्पष्ट है। मॉड्यूलन के प्रकार 3 प्रकार हो जाएंगे। मॉड्यूलन के प्रकार, मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का हो जाएगा। पहला मुख्य रूप से मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के मुख्यतः, पहला आयाम मॉड्यूलन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसे कहा जाता है। आयाम मॉड्यूलन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसमें वाहक तरंग का, उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग का आयाम को परिवर्तित किया जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार। आयाम मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और इसमें आयाम मॉड्यूलन में क्या होगा कि वाहक तरंगों की, उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग की आवृत्ति को, आयाम को, उच्च आवृत्ति की, इस प्रक्रिया में उच्च आवृत्ति की, आयाम मॉड्यूलन में उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों या विद्युत चुम्बकीय तरंगों, वाहक तरंग, कैरियर वेव के आयाम को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो विद्युत संकेत है, जो ध्वनि को माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है, तो वाहक तरंगों के आयाम को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग संकेत की सहायता से, मॉड्यूलेटिंग संकेत की सहायता से, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आयाम को, वाहक तरंग के आयाम को परिवर्तित किया जाता है। उस प्रक्रिया को आयाम मॉड्यूलन कहा जाता है। उच्च आवृत्ति की, इसमें उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग के आयाम को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल संकेत की सहायता से परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो इसे आयाम मॉड्यूलन कहा जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग के आयाम को मॉड्यूलेटिंग संकेत की सहायता से परिवर्तित किया जाता है, उसे आयाम मॉड्यूलन कहा जाता है। और आयाम मॉड्यूलित तरंग को हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी में इसका आयाम में चेंज आ गया। मतलब यहाँ पर वाहक तरंगों को अध्यारोपित कर दिया गया, वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर दिया गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। देखिए यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आयाम, इसका पिक कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। यहाँ पर देखें, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यही है जो ऊपर कैरियर वेव पर जो सुपरइम्पोज्ड है, अध्यारोपित है। ऊपर जो वेव फॉर्म है, ये विद्युत संकेत है, जो ध्वनि संकेत है, उसको माइक्रोफोन विद्युत संकेत में बदल दिया। तो इसी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहा जाता है। और इसको अध्यारोपित कर दिया गया। अब कैरियर वेव पर इसको सुपरइम्पोज कर दिया, अध्यारोपित कर दिया गया, जिससे कि ये रेडियो स्टेशन से के ट्रांसमिटिंग एरियल से भेजे जाने के बाद
ये दूर तक इसका प्रसारण हो गया कैरियर वेव के हेल्प से। कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर वेव का वेव फॉर्म यही है, इसके हेल्प से ये दूर तक भेजा जा सका। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर वेव पर चढ़ा करके अध्यारोपित करके इसे दूर स्थान तक भेजा जाता है। तो यहाँ देखिए इसके अनुसार मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार इसमें कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड में अब चेंज हो गया। देखिए कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ ज़्यादा है पीक, अब यहाँ पर बीच में देखिए यहाँ कम है। तो इस प्रकार ये आयाम मॉडलित तरंगें हमको प्राप्त हो गई। देखिए ये आयाम मॉडलित तरंगें हैं जिसका एम्पलीट्यूड में चेंज है। देखिए यहाँ पर पीक ज़्यादा है, यहाँ पर आयाम महत्तम है, यहाँ पर बीच में आयाम न्यूनतम है। तो इस प्रकार ये आयाम मॉडलित तरंगें हैं जिसको चित्र में दर्शाया गया है। आयाम मॉडलित तरंगें, चित्र 1 आयाम मॉडलित तरंग, आयाम मॉडलित तरंग। और इसमें एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स का यूज होता है, मॉड्यूलेशन नियतांक का, जिसको एम ए से डिनोट करते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉडलन नियतांक, एम ए, मॉडलन नियतांक, एम ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ई एम अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। ई एम मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और इसी वाहक तरंग का आयाम है। और ई एम वह मॉड्यूलेटिंग संकेत जो ध्वनि तरंग है जिसे विद्युत संकेत में परिवर्तित किया माइक्रोफोन, तो उसका आयाम है, उसका वोल्टेज या उसका वोल्टेज कह सकते हैं। मॉड्यूलेटिंग संकेत का वोल्टेज या वोल्टेज के रूप में अगर हो तो, और फिर जो वाहक तरंग है उसका वोल्टेज, दोनों का रेशियो हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉडलन नियतांक इसको कहा जाता है, मॉडलन नियतांक, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, अंग्रेजी में मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स एम ए हो गया, ई एम अपॉन ई सी। और इस पर भी शॉर्ट न्यूमेरिकल इस पर पूछा जा सकता है, इस पर या ऑब्जेक्टिव में भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने के लिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने के लिए, मॉडलन नियतांक को निकालने के लिए। और मॉडलन नियतांक ये बतलाता है कि किस हद तक मॉड्यूलेशन हुआ, किस हद तक मॉड्यूलेशन हुआ, मॉडलन की क्रिया, आयाम मॉडलन की क्रिया किस हद तक संपन्न हुई, ये बतलाता है। ये 0.5 भी हो सकता है, इसको 50% परसेंटेज में भी व्यक्त किया जा सकता है। 0.5 का मतलब आधा मॉडलन हुआ, 1 हो गया तो 100% मॉडुलेशन हो गया, 0.75 है तो 75% मॉडुलेशन हो गया। तो मॉडलन ये नियतांक ये बतलाता है, मॉडलन नियतांक या मॉडुलेशन इंडेक्स कि आयाम मॉडलन कितने परसेंट हुआ, किस हद तक हुआ। तो उसको बतलाने के लिए जो कांस्टेंट यूज किया जाता है उसको मॉडुलेशन इंडेक्स, मॉडलन नियतांक कहा जाता है, जिसको एमए से डिनोट करते हैं। और इसको परसेंटेज में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मॉडुलेशन इंडेक्स के लिए, और होगा वह ई मैक्स माइनस ई मिन माइनस अपॉन ई मैक्स प्लस ई मिन इंटू 100%। यहाँ ई मैक्स जो है वह एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड जो आयाम मॉडुलेट जो तरंग है, एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव, तो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और ई मिनिमम एम्पलीट्यूड मॉडुलेट जो आयाम मॉडुलेट तरंग है, एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव, उसका न्यूनतम आयाम हो गया। तो ई मैक्स माइनस ई मिन अपॉन ई मैक्स प्लस ई मिन इंटू 100%, एक और फार्मूला हो गया आयाम मॉडुलन थी मॉडुलेशन इंडेक्स के लिए, मॉडुलन नियतांक के लिए। तो दूसरा फार्मूला जिसको कि परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव का आयाम मॉडुलित तरंग थी, आयाम मॉडुलित तरंग का अगर महत्तम मान उसका दिया है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया है वोल्टेज का, या फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड दिया है, तो परसेंटेज मॉडुलेशन एम ए का दूसरा फार्मूला हो गया एम ए इक्वल टू ई मैक्स। इस पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, पूछा जा सकता है, ई मैक्स माइनस ई मिन अपॉन ई मैक्स प्लस ई मिन इंटू 100%। ये मॉडुलेशन इंडेक्स का या मॉडुलन नियतांक या मॉडुलेशन इंडेक्स का एक और फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया, जिसको कि परसेंटेज में व्यक्त किया जाएगा। तो मॉडुलेशन इंडेक्स को परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, मॉडुलेटिंग नियतांक को, मॉडुलन नियतांक को, जिससे कि ये सेकेंड फार्मूला हो गया मॉडुलन नियतांक का। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया एम इक्वल टू ई एम बाई ई सी, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल बाई एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, मतलब मॉडुलित तरंग का मतलब मॉडुलेटिंग संकेत का
आयाम या वोल्टेज अपॉन डिवाइडेड बाई वाहक तरंग का आयाम या वाहक तरंग का वोल्टेज। तो ई एम बाई ई सी एक फार्मूला हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, और दूसरा फार्मूला हो गया मॉडलन नियतांक या मॉड्यूलेशन इंडेक्स का कि एम एज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मीन अपॉन ई मैक्स प्लस ई मीन इंटू 100%। इसलिए मॉडलन नियतांक को या मॉडुलेटिंग सिग्नल को इंडेक्स को परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर 0.5 है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों वोल्टेज और वोल्टेज आया एम्पलीट्यूड माने वोल्टेज वोल्टेज का रेशियो है दोनों, ऊपर भी वोल्टेज नीचे भी वोल्टेज, यहाँ पर भी ऊपर भी वोल्टेज ई एम ई सी, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और ये बतलाएगा कि किस हद तक मॉड्यूलेशन हो रहा है, आयाम मॉडुलन किस हद तक हुआ है। 50% है तो 0.5 हो जाएगा, 100% है तो 1 हो जाएगा। मॉडुलेटिंग इंडेक्स 0.75 है तो इसका मतलब है कि 0.75 अगर एम ए का वैल्यू है तो इसका मतलब है 75% ये मॉडुलेशन हुआ। अब इसके बाद आवृत्ति मॉडुलन मुख्य रूप से स्टेट बोर्ड्स 12 स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन के बारे में पूछा जाता है। और कला मॉडुलन में उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग की कला का मतलब कोण या समय अंतराल में कला के रूप में कोण या समय को कोण या समय के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जब वाहक तरंग के कला को मॉडुलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित किया जाता है तो उसे कला मॉडुलन कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से बोर्ड की परीक्षाओं में 12 बोर्ड की परीक्षाओं स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में आयाम मॉडुलन एवं आवृत्ति मॉडुलन के बारे में पूछा जाता है। तो सेकंड अब देख लें इसको, आवृत्ति मॉडुलन फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन और इसे डिफाइन कर सकते हैं जब वाहक तरंग उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है, कैरियर वेव जब वाहक तरंग की आवृत्ति को मॉडुलेटिंग सिग्नल के अनुसार मॉडुलेटिंग सिग्नल हुआ ध्वनि तरंग जिसे कि माइक्रोफोन विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है। मॉडुलेटिंग संकेत जो कि विद्युत संकेत है, ध्वनि संकेत का रूपांतरण विद्युत संकेत में है। विद्युत संकेत मतलब ये ध्वनि ही है, ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में रूपांतरण हो गया। तो मॉडुलेटिंग संकेत के अनुसार परिवर्तित किया जाता है तो इसे आवृत्ति मॉडुलन कहा जाता है। परिवर्तित किया जाता है तो इसे आवृत्ति मॉडुलन कहा जाता है। आवृत्ति मॉडुलन कहा जाता है। अब आवृत्ति मॉडुलेट तरंग को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें कहीं कहीं जो वाहक तरंग का जो वेव फॉर्म है कहीं कहीं सट जाएगा, आवृत्ति में परिवर्तन है, कहीं कहीं सटा हुआ होगा, कहीं कहीं फैला हुआ होगा। तो इस प्रकार आवृत्ति में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर फैलाव है वेव फॉर्म्स में, वेव फॉर्म जो है कैरियर वेव का वेव फॉर्म को इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। और मॉडुलेटिंग जो सिग्नल है जो कि ध्वनि संकेत है जिसे माइक्रोफोन विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, उसके वेव फॉर्म को हम इस ढंग से परिवर्तित साइनोसाइडल वेव फॉर्म के साइन वेव जैसा उसे या साइन एक्स का जो ग्राफ होता है उस ढंग से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मॉडुलेटिंग सिग्नल है, मॉडुलेटिंग संकेत जो कि ध्वनि संकेत ही है, ध्वनि ऊर्जा ही है, ध्वनि है जिसको माइक्रोफोन विद्युत संकेत में परिवर्तित किया है। अब यहाँ देखें आवृत्ति इसका जो है यहाँ फैलाव है। अब देखिए यहाँ पर सट गया, यहाँ पर बीच में कहीं कहीं एकदम सट गया, यहाँ ये वेव एक दूसरे से सट गया, फिर देखिए यहाँ पर अलग हो गया,
फिर सट गया, देखिए यहाँ फिर अलग हो गया। तो इस ढंग से ये आवृत्ति मतलब कहीं कहीं फैलाव है यहाँ पर वेव फॉर्म में, कहीं कहीं सट गया, क्लोज हो गया, देखिए यहाँ क्लोज हो गया, फिर यहाँ क्लोज हो गया। तो इस ढंग से शुरू में फैलाव है। तो ये आवृत्ति मॉडलित तरंग यही है, आवृत्ति मॉडलित तरंग का वेव फॉर्म यही है। तो ये चित्र 2 हो गया, इसमें आवृत्ति मॉडलित तरंग, आवृत्ति मॉडलेटेड फ्रीक्वेंसी मॉडलेटेड वेव, आवृत्ति मॉडलित तरंग, आवृत्ति में चेंज हुआ। वाहक तरंग की आवृत्ति में, वाहक तरंग का वेव फॉर्म इस ढंग से, ये मॉडलेटिंग सिग्नल है, और वाहक तरंग का वेव फॉर्म जैसा कि इस ढंग से होता है। देखिए ये वाहक तरंग का वेव फॉर्म है, ये वाहक तरंग का वेव फॉर्म है, ये मॉडलेटिंग सिग्नल है, ये वाहक तरंग है, कैरियर वेव। और जब मॉडलेटिंग सिग्नल को इस पर सुपरपोज कर दिए वाहक तरंग इसको ढो कर ले जाएगी रेडियो स्टेशन के ट्रांसमिटिंग एरियल से, देसी एंटीना से दूर के स्थानों तक, रिसीवर तक, रेडियो सेट तक। तो कहने का मतलब है कि वाहक तरंगें इसे ढो कर ले जाएगी। तो वाहक तरंगों पर मॉडलेटिंग सिग्नल को अध्यारोपित कर दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को मॉडलन कहा जाता है। और जब आवृत्ति में परिवर्तन हुआ, देखिए यहाँ पर जो वेव फॉर्म है, तरंग रूप कहीं सटा हुआ है, कहीं फैला हुआ है, तो ये आवृत्ति में चेंज को बतला रहा है। तो ये आवृत्ति मॉडलन हो गया। और कला मॉडलन में, जैसा कि मैंने शुरू में ही बतलाया अभी कुछ देर पहले, कि जब वाहक तरंग की कला को व्यक्त किया जाता है कोण या समय के रूप में कला को, तो जब उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग की कला को मॉडलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित किया जाता है, तो इसे कला मॉडलन कहा जाता है। तो इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है संचार व्यवस्था का, जो कि 15 चैप्टर था, क्लास 12 का लास्ट चैप्टर, जो कि स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस में अभी भी मौजूद है, कुछ प्रेजेंट है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है, और 5 मार्क्स का प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही पाठ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।